जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेलापुर गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम ननकू और दूसरे का नाम सनकू था। ननकू बड़ा होने के साथ साथ जितना अधिक समझदार था, सनकू छोटे होने के साथ साथ उतना ही शैतान भी था। फिर भी दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते, साथ साथ खेतों में जाते। एक हल चलाता तो दूसरा बीज डालता हुआ उसके पीछे पीछे चलता था। घर में दोनों अकेले रहते थे। माँ बाप मर चुके थे और दोनों की भी अभी तक शादी नहीं हुई थी। घर में भी दोनों मिलजुल कर काम करते थे। ननकू भैया, घर की सफाई तो हो चुकी, अब कपड़े धो लूं? नहीं, कपड़े मैं धो लूंगा, तू बैठकर आराम कर। ननकू और सनकू काम निपटा कर अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर घूमने निकल जाते थे। आज नदी के किनारे चलते हैं। ठीक है, उस तरफ गए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन शाम होने से पहले वे घर लौट आते थे। ननकू भैया, लौट चलो, सूरज छिपने जा रहा है। असल में उन दोनों भाइयों को रतौंधी का रोग था। रात होते ही उन्हें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता था। आज लौटने में कुछ ज्यादा देर हो गई। अपने रोग को छिपाने के लिए उन्होंने एक तरकीब खोज ली थी। वे रात होने से पहले ही अपने सारे काम धंधे खत्म कर लेते थे, फिर आराम से खाट पर बैठकर गप्पे मारते थे। और ननकू भैया, जब उस भयानक रात में वह शेर मेरी तरफ आ रहा था तो मैंने उसे आंख मार दी। बेचारा डर कर भाग गया। अबे क्यों गप मारता है? रात को तो तुझे दिखाई ही नहीं देता है। अड़ोसी पड़ोसी देखते तो बड़े हैरान होते थे। क्या बात है ननकू, दोनों भाई खाट पर बैठे हैं, तुम्हारा खाना कौन बना रहा है? बिना घरवाली के ही बड़ी मौज मस्ती से रहते हो। लेकिन जो लोग उनकी बीमारी के बारे में जानते थे, वे उन्हें देखकर चींटा कसी करने से बाज नहीं आते थे। देखो, ननकू सनकू जा रहे हैं। बेचारे दिन के समय ही तो बाहर निकल पाते हैं। बेचारे रात के अंधेरे में कुछ भी देख नहीं सकते, इसीलिए तो दोनों अकेले डोल रहे हैं। इन्हें कोई अपने लड़के देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की बातें सुनकर सनकू का खून खौल उठता। ननकू भैया सुना, ये राम जी दुकानदार क्या कह रहा है? तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? इन्हें बोलने दो, एक दिन अपने आप चुप हो जाएंगे। इनका मुंह बंद करना ही पड़ेगा। रंजीत कितने दिनों से पीछे पड़ा है, चलो किसी दिन उसकी बहनों को देख ही आए। हाँ भैया, चलेंगे किसी दिन, लेकिन जल्दी चलना चाहिए। कहीं उनके कानों में भी भनक पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। आज बड़ी समझदारी की बातें कर रहा है। लगता है मेरा भाई सनकू अक्लमंद होता जा रहा है। ठीक है भैया, फिर रंजीत को संदेश भिजवा देते हैं। अगले शुक्रवार को ही वहाँ चलेंगे। वहाँ कहीं हमारा भेद न खुल जाए। भेद कैसे खुलेगा? हम सुबह सुबह चलकर अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट आएंगे। शुक्रवार के दिन सुबह सुबह ही दोनों भाई अपने लिए लड़की देखने जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। बड़ा भाई ननकू कहता है, सनकू बैलगाड़ी तैयार है, अब ज्यादा देर मत लगा, नहीं तो लौटने तक अंधेरा हो जाएगा। चल जल्दी आकर बैलगाड़ी में बैठ जा। बस आ गया भैया। और फिर दोनों भाई बैलगाड़ी में बैठकर रंजीत के घर की ओर चल पड़े। बैलगाड़ी हवा से बातें करती हुई दौड़ रही थी। भैया, धूप कितनी तेज है, बैलों को पानी पिलाना होगा। हाँ छोटे, कोई छायादार जगह दिखे तो बैलगाड़ी रोक लेना। थोड़ी आगे बढ़ते ही जंगल शुरू हो गया।
चारों तरफ छायादार पेड़ थे। ननकू कहता है, यही गाड़ी रोक कर बैलों को खोल देता हूँ। हाँ भैया, इस पेड़ के नीचे बैठकर हम भी कुछ देर आराम कर लेते हैं। काफी देर सुस्ताने के बाद वे दोनों भाई देखते हैं कि उनके बैल कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे, बैल कहाँ गए? यहाँ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है कहीं दूर निकल गए हैं। दोनों भाई बैलों को ढूंढने लगे। सनको, तुम उस तरफ देखो, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है भैया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, पर बैल कहीं नहीं मिले। ननकू भैया, अब तो अंधेरा होने लगा। इस अंधेरे में हम बैलों को कैसे देख सकेंगे? तभी ननकू को एक तरकीब सूझी और वे कहने लगा, अंधेरे में अब बैल दिखाई तो नहीं देंगे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बैलों को ढूंढते हैं। हाँ भैया, यही ठीक रहेगा। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में आगे बढ़ने लगे। काफी देर ढूंढने के बाद भी जब उन्हें बैल नहीं मिले तो वे दोनों थक कर निराश हो जाते हैं। इसी तरह वे काफी देर तक बैलों को ढूंढते रहे, लेकिन बैल कहीं नहीं मिले। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जो उन्हें देखकर कहता है, अरे ननकू और सनकू, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने होने वाले साले रंजीत की आवाज सुनकर दोनों भाइयों के मुंह उतर गए और सोचने लगे, अब तो पोल खुलकर रहेगी कि हम दोनों भाइयों को रात में दिखाई नहीं देता है। लेकिन ननकू ने झट बात बनाते हुए कहा, हम दोनों भाई तुम्हारे घर ही आ रहे थे कि रास्ते में सुस्ताने के लिए इस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगे कि पता नहीं हमारे दोनों बैल कहाँ चले गए। हम दोनों भाई अपने बैलों को ही ढूंढ रहे थे। अच्छा, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बैल कहाँ हैं। वैसे तुम्हारे बैल दिखते कैसे हैं? हमारे दोनों बैल सफेद रंग के हैं। दोनों भाई वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और रंजीत बैलों को ढूंढने लगा। कमबख्त, ये बैल कहाँ चले गए? थोड़ी देर बाद उसे बैल दिख जाते हैं और वो कहता है, लो, बैल तो यहीं चल रहे हैं। अब इन्हें बैलगाड़ी से जोड़ता हूँ। रंजीत ने झटपट बैलों को गाड़ी में जोता और फिर उनकी सवारी ससुराल की ओर चल पड़ी। ससुराल पहुंचकर दोनों का जोरदार स्वागत हुआ। आइए, पधारिए ननकू जी और सनकू जी। दोनों को सजे धजे कमरे में ले जाकर बैठाया गया। रंजीत कहता है, आप लोग आराम से बैठो, मैं अभी आया। सनकू, होशियार रहना, कहीं पोल न खुल जाए, भगवान ही लाज बचाए। थोड़ी देर बाद रंजीत आया और कहने लगा, चलिए ननकू जी, सनकू जी, भोजन तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। ननकू और सनकू भोजन करने बैठे। आप लोग भोजन कीजिए, अभी मैं अपनी बहनों के हाथ लस्सी भेजता हूँ। जैसे ही रंजीत कमरे से बाहर गया कि एक कुत्ता अंदर घुस आया और दोनों की थाली से रोटी उठाकर भाग गया। दोनों ने रोटी की ओर हाथ बढ़ाया तो थाली खाली मिली। अरे, थाली में से रोटी कौन ले गया? सनकू, तुमने ली है, पर रोटी तो मेरी थाली में भी नहीं है। लगता है कुत्ता या चूहा उठाकर ले गया है। अब की बार जरा ध्यान रखना। बेफिक्र रहो भैया, मैंने डंडा तैयार रखा हुआ है। लस्सी लेकर दोनों बहनों को भेजा गया, जिनसे ननकू और सनकू की शादी होने वाली थी। जैसे ही वे दोनों कमरे में आई तो आहट सुनते ही सनकू ने डंडा दे मारा। डंडे की चोट से दोनों बहनें चीख पड़ी, अरे रंजीत भैया, मैं मर गई। हाय बापू, मेरी कमर टूट गई। अरे बाप रे, लगता है मैंने गुणवंती और लाजबंती को ही पीट दिया है। उन दोनों का रोना सुनकर घर के अन्य लोग दौड़े आए और कहने लगे, ये क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला क्यों रही थी? ननकू तुरंत बात संभालते हुए बोला, ये सनकू एकदम मूर्ख है।
कई बार समझा कर लाया था कि होने वाली पत्नी जब भोजन परोसे तो उसके शरीर से लकड़ी केवल छुआई जाती है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, लेकिन इसने करारी चोट मार दी। यह सुनकर रंजीत कहता है, चलो आप लोगों का रिवाज तो पूरा हो गया, अब आप आराम से बैठकर खाना खा लीजिए। ठीक है, रंजीत कहता है, चलिए मैं आपके हाथ धुलवा दूं। तभी दरवाजे से बाहर निकलते हुए सनकू के पैर में ठोकर लग गई और वो चिल्लाने लगा, हाय मैं मरा। ये सुनकर ननकू कहता है, जरूर दहलीज से ठोकर खाई होगी। तभी रंजीत पूछता है, अब क्या हुआ? कुछ नहीं, जमीन पर देखकर चलने की आदत नहीं है सनकू को, बस ठोकर लगी होगी। चोट तो नहीं आई सनकू जी। ऐसी वैसी चोट से सनकू पर कोई असर नहीं होता। हाथ धोने के बाद रंजीत उनसे कहता है, आप दोनों ऊपर वाले कमरे में पधारो, आपके सोने का इंतजाम वही किया है। दोनों भाई भगवान का नाम लेते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। संभल संभल कर चढ़ना ननकू भैया, तू मेरी फिक्र मत कर, अपना ख्याल कर। लेकिन अगली सीढ़ी पर सनकू का पाँव फिसला और वह लुढ़कते हुए नीचे आ गिरा। अरे मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई। घर के लोग शोर सुनकर दौड़ आए। सनकू कमर को पकड़कर बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। रंजीत ने उससे पूछा, क्या हुआ सनकू जी, सीढ़ियों से कैसे गिर गए? क्या बताऊं? हाय। तभी ननकू ने बीच में बोलकर फिर से बात संभाल ली। सनकू को ज्यादा ही अड़ियल है, कहने लगा कि कुल 15 सीढ़ियां हैं, जबकि मैंने कहा 13 सीढ़ियां हैं। बस सीढ़ियां गिनने के लिए वापस नीचे दौड़ा। शायद जल्दी जल्दी में 2 सीढ़ियां फांद गया होगा। दिखाइए सनकू जी, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं, खास चोट नहीं लगी है। मैं अभी गरम गरम दूध में हल्दी डलवा कर भेजता हूँ। अब आप दोनों को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बिस्तर नीचे वाले कमरे में बिछवा देता हूँ। आइए सनकू जी, आपको बिस्तर तक पहुँचा दूँ। लगता है आपकी कमर में काफी दर्द है। सनकू ने मन ही मन रंजीत को धन्यवाद दिया कि आपकी मेहरबानी से बिस्तर नसीब हुआ, वरना न जाने और कितनी ठोकरें खानी पड़ती। थोड़ी देर बाद सनकू सोचता है, अरे ननकू भैया की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, कहाँ रह गए? रंजीत कमरे में आया तो सनकू ने पूछा, ननकू भैया कहाँ गए? जरा खेत की तरफ गए हैं, अभी आते ही होंगे। काफी देर तक ननकू लौट कर नहीं आया तो सनकू का माथा ठनका कि कहीं अब की बार ननकू भैया किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए होंगे। ननकू को ढूंढने के लिए सनकू कर्राते हुए कमरे से बाहर आया तो रंजीत ने पूछा, ये कहाँ चल दिए सनकू जी? खेत की तरफ जाना है, आओ मैं चलता हूँ आपके साथ। घर से निकलकर सनकू और रंजीत खेतों की ओर बढ़े ही थे कि एक गहरे गड्ढे से उन्हें ननकू के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सनकू, मुझे बाहर निकालो, सनकू जल्दी आओ। अरे यह तो ननकू की आवाज है, लेकिन ये है कहाँ? रंजीत ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसमें ननकू पड़ा हुआ था। अरे आप गड्ढे में कैसे गिरे? इस बार सनकू ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, ननकू भैया गड्ढा कितना हाथ गहरा निकला? सनकू 10 हाथ गहरा है। देखा रंजीत, ननकू भैया भी कम अड़ियल नहीं है। यहाँ गड्ढा देखा और उसकी गहराई नापने के लिए इसमें कूद पड़े। यह तो इनकी पुरानी आदत है। अब आप ही बताएं कि यह गड्ढा कितना हाथ गहरा है? करीब 20 हाथ गहरा है। तब तो तुम्हारा अनुमान गलत निकला ननकू भैया। रंजीत, अब इन्हें बाहर निकालिए और कमरे में पहुंचाइए। रंजीत ने ननकू को गड्ढे से बाहर निकाला और कमरे में पहुंचा दिया। अब आप दोनों आराम फरमाइए, मैं दूध भिजवाता हूँ। माँ कहीं भूल तो नहीं गई? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत दूध लेकर आती है और कहती है, मेहमानों के लिए
दूध लाई हूँ, ले लीजिए। सनको बिस्तर से उठा और बुढ़िया के पैर छूते हुए बोला, माताजी, आपने क्यों कष्ट किया? तभी रंजीत कमरे में आया। सनको को नौकरानी के पैर छूते देखकर चिल्लाया, सनको जी, आप क्या कर रहे हैं? यह तो हमारी नौकरानी है। सनको ने फिर गड़बड़ कर दी। ननकू ने सफाई पेश की, इसमें सनको की कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारे माता पिता ने हमें बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा दी है। वे अमीर गरीब और नौकर मालिक में कोई भेद नहीं मानते थे। ननकू की बात सुनकर रंजीत बड़ा प्रभावित हुआ। नौकरानी के जाने के बाद वे ननकू से बोला, आपके माता पिता के बड़े उच्च विचार थे। उनकी दी हुई शिक्षा का आप लोगों पर भी जरूर अच्छा असर हुआ होगा। मेरी बहनें बड़ी किस्मत वाली हैं जो उन्हें इतने समझदार पति मिल रहे हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए, आप दोनों को मेरी बहनें पसंद आई या नहीं? लेकिन हम तो उन्हें देख ही नहीं पाए। देखते भी कैसे? क्यों, लस्सी लेकर भेजा तो था उन्हें। दरअसल छड़ी मारने का दस्तूर निभाते समय हम देख ही न सके। कोई बात नहीं, सुबह नाश्ता वही दोनों लेकर आएंगी, तब देख लीजिएगा। दोनों मन में सोचने लगे, यही ठीक है, सुबह की रोशनी में तो हमें दिखाई देने लगेगा। रंजीत कहता है, कमरे में गर्मी है, इसलिए आपके बिस्तर बाहर आंगन में लगवा दिए हैं। रात काफी हो गई है, अब आप लोग सो जाइए। इतना कहकर रंजीत कमरे से चला गया। दोनों बाहर आंगन में बिछे अपने अपने बिस्तर पर सो गए। आधी रात को ठंड लगी तो वे उठकर बैठ गए। ननको सनको से बोला, चल सनको, अंदर वाले कमरे में चलें। यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ भैया, चलो। अंधेरे में गिरते पड़ते वे अंदर वाले कमरे में तो नहीं पहुँचे, पर किसी गोदाम में पहुँच गए। लगता है हम किसी गोदाम में पहुँच गए हैं और यहाँ जमीन पर ही सोना पड़ेगा। दोनों जमीन पर लेट गए। वाह रे हमारी किस्मत, नरम नरम गुदगुदे बिस्तर छोड़कर जमीन मिली है सोने के लिए। थोड़ी देर बाद सनको कहने लगा, मुझे तो कीड़े मकोड़ों के काटने के कारण नींद नहीं आ रही है। बस सवेरा होने में थोड़ी सी देर बाकी है। चुपचाप लेटा रहे, बना बनाया खेल मत बिगाड़। सुबह होते ही रंजीत आंगन में आया और दोनों को बिस्तर पर न पाकर घबरा गया। रंजीत दौड़ा दौड़ा बाहर आते में आया और देखता है कि बैलगाड़ी तो वहीं खड़ी है। बैलगाड़ी के बिना वे दोनों गांव तो नहीं लौट सकते। हो सकता है खेतों की तरफ गए हों। रंजीत दौड़ा दौड़ा खेतों की तरफ जा पहुंचा, लेकिन वे दोनों यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। रंजीत निराश होकर अपने माँ बाप के पास पहुँचा और कहने लगा, माँ बापू, ननकू और सनको बिना बताए चले गए। क्या कह रहे हो बेटा रंजीत? इतनी सुबह कैसे जा सकते हैं? उसकी माँ कहती है, शायद उन्हें हमारी लड़कियाँ पसंद नहीं आई। माँ, लड़कियाँ तो उन्होंने देखी ही नहीं हैं। तभी नौकरानी वहाँ आकर बोलती है, जब मैं दूध लेकर गई थी तो सामने वाले कमरे में वे दोनों विराजमान थे। हाँ, वहाँ बैठकर मैंने उनसे बातचीत भी की थी। ये सुनते ही रंजीत उस कमरे की तरफ लपका, लेकिन वहाँ भी ननकू सनको को ना पाकर निराश हो गया। खोज करते करते रंजीत ने जाकर गोदाम का भीड़ा हुआ दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर वे भौचक्का रह गया। रंजीत के पीछे पीछे सारा परिवार उस कमरे के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अरे, ये गोदाम में आकर जमीन पर क्यों सो रहे हैं? मुझे तो इनके दिमाग में कोई खराबी नजर आती है। आंगन में बिस्तर बिछा तो रखे थे, फिर भी ये दोनों यहाँ क्यों सोए? शोर सुनकर दोनों की नींद खुल गई। भीड़ देखकर वे हैरान हो उठे। अरे, इतने लोग क्यों जमा है? कहीं हमारी पोल तो नहीं खुल गई? ननको फुर्ती से उठा और अपने होने वाले सास ससुर के
पाँव छूने लगा। सनकू ने भी उसका अनुसरण किया। जीते रहो बेटा, उनका ससुर कहता है। लेकिन आप यहाँ गोदाम में कैसे पहुँच गए? आप लोग तो बाहर आंगन में सोए हुए थे। ननकू ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, क्या बताऊं, मेरा ये भाई बड़ा ही अड़ियल है। साथ ही इसे हर चीज की लंबाई नापने की सनक है। रात को ये कहने लगा कि इस गोदाम की लंबाई इसकी लंबाई से दुगनी है, जबकि मेरा कहना था कि मेरी लंबाई से दुगनी है। लेकिन ये अड़ गया तो मैंने कहा, हाथ कंगन को आसी क्या, चलो नाप लेते हैं। बस लेट लेट कर कमरे की लंबाई नाप रहे थे कि अचानक आंख लग गई। कमरे की लंबाई नापने का काम भी अधूरा रह गया। इस पर ससुर जी ने मजाक करते हुए कहा, इस काम को अब पूरा कर लो दामाद जी। पिताजी, अब उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन यह तो पता ही नहीं चला कि कमरे की लंबाई किसके कद से दुगनी है, मेरे या भैया के। तभी उनका ससुर कहता है, लेकिन हमें पता चल गया है कि गुणवंती का विवाह ननकू से करना ठीक रहेगा और लाजवंती का सनकू से। वे कैसे पिताजी? गुणों के खान गुणवंती समझदार ननकू के योग्य है और समझ की जरा सी कच्ची लाजवंती की सनकू के साथ अच्छी निभेगी। तभी रंजीत कहता है, लेकिन पिताजी, इन दोनों के पसंद नापसंद भी तो जान लेनी चाहिए। इस पर ननकू तुरंत बोला, ससुर जी जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे, हमें मंजूर है। ससुर कहता है, ननकू जी, अब शादी का मुहूर्त निकलवाइए और बारात लेकर पधारिए। जी, बहुत अच्छा पिताजी। जब वे दोनों भाई गांव में लौटे तो उनकी शादी की बात सुनकर गांव वाले हैरान रह गए और आपस में कहने लगे, ननकू और सनकू का विवाह होने वाला है। इस बार दोनों ने बाजी मार ली है। थोड़े दिनों बाद ननकू और सनकू का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया और वे अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कपिल नगर के राजा दुर्जन सिंह अपने नाम के अनुरूप ही क्रूर और अन्यायी थे। प्रजा पर दुर्जन सिंह के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसे में राजा दुर्जन सिंह के कई शत्रु भी हो गए थे। एक दिन एक सैनिक बोला, महाराज, रूपनगर से लगान लेकर आती बैलगाड़ियों को नकाबपोश ने लूट लिया है। ओह, इस नकाबपोश डाकू का प्रकोप तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राग रंग के रसिया राजा की कमजोरी का लाभ हर कोई उठाना चाहता था। सेनापति सोचने लगा, अगर महाराज इस तरह अय्याशी में मस्त रहे तो मैं जल्दी इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। मुझे किसी ऐसे उचित अवसर की तलाश है जहां मैं महाराज और उनके पुत्र राजकुमार नरेश को अपने रास्ते से हटाकर इस राज्य और राजकुमारी कल्पना को हथिया लूं। राजकुमारी कल्पना राजकुमार नरेश से बोली, भैया, पिताजी जिस तरह दिन प्रतिदिन प्रजा पर जुल्म ढा रहे हैं और राज्य की जिम्मेदारी से लापरवाह होते जा रहे हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो ये राज्य कभी भी अपने हाथ से निकल सकता है। कुछ करो भैया। मैं पिताजी को समझाते समझाते थक गया हूँ कल्पना, पर वे किसी की एक नहीं सुनते। तुम एक बार फिर कोशिश करो भैया, शायद अब पिताजी तुम्हारी बात मान जाएं। ठीक है मेरी बहन, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देखिए पिताजी, अब ये सब आपको शोभा नहीं देता। आपको प्रजा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और ये सब करते समय आपको ये तो सोच लेना चाहिए कि आपके पुत्र और पुत्री अब बच्चे नहीं रहे। बदतमीज, तेरा इतना साहस
कि तू हमें सीख दे। दूर हो जा हमारी नजरों से। अगर तू अब एक पल भी राजमहल में दिखाई दिया तो हम तेरी हत्या कर देंगे। हम तुझे इसी समय राज्य छोड़ने का आदेश देते हैं। अचानक राजकुमार चिल्लाकर बोला, हाँ, चला जाऊंगा मैं इस राज्य से। मैं स्वयं ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहता जिसका राजा अपनी प्रजा से ज्यादा अपनी अय्याशी को ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। फिर राजकुमार तीर की भांति महल से बाहर निकल गया। उसी समय जैसे वज्र आ गिरा था राजा पर, एक सैनिक बोला, अनर्थ हो गया महाराज। नकाबपोश और उसके साथियों ने राजकोष पर हमला कर दिया है। सेनापति, जाओ मुकाबला करो। आज वे जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही सेनापति सैनिकों को लेकर रवाना हो गया। दूसरी तरफ नकाबपोश बोला, आगे बढ़ो साथियों, आज राजकोष में रखा सारा धन हमारा होना चाहिए। तभी सेनापति बोला, वह रहे डाकू। सैनिकों, टूट पड़ो उन लोगों पर। फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया सैनिकों और डाकुओं के बीच। घायल होने के पश्चात भी नकाबपोश वीरता से लड़ रहा था। नकाबपोश सोचने लगा, सैनिकों की संख्या पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है और मेरे साथी कम होते जा रहे हैं। अब तो यहाँ से भागकर ही अपने प्राण बचाने होंगे। वे अपने साथियों से बोला, वापस चलो साथियों। सेनापति बोला, सैनिकों, पीछा करो उसका। वे बचकर नहीं भागना चाहिए। कुछ सैनिक नकाबपोश के पीछे भागे, परंतु वे कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं चला। महल पहुंचकर सेनापति बोला, महाराज, उसके सारे साथी तो मारे गए, मगर वह नकाबपोश किसी तरह भागने में सफल हो गया। कोई बात नहीं सेनापति, उसके साथियों के समाप्त होने का मतलब है उसका समाप्त होना। आज हम बहुत खुश हैं सेनापति, तुरंत ही नृत्य का प्रबंध किया जाए। फिर सेनापति सोचने लगा, राजकुमार का कांटा स्वयं ही मेरे रास्ते से हट गया है। अब वह दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं यहाँ का राजा होऊंगा और राजकुमारी कल्पना मेरी पटरानी। राजकुमारी कल्पना अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी और सोच रही थी, आज भैया को गए हुए 20 दिन गुजर चुके हैं, जाने वे कहाँ और किस हाल में होंगे। तभी वहाँ दाई माँ आई और बोली, राजकुमारी, तुमने ये अपनी क्या हालत कर ली है? इस कक्ष में बैठी कब तक यूं ही घुलती रहोगी? बाहर निकलकर घूमने जाया करो बेटी। दाई माँ, आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटी, ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन दाई माँ, लेकिन कुछ नहीं, आज तुम्हें इस कक्ष से बाहर निकलना ही होगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आखेट पर जाने के लिए रथ तैयार करवाती हूँ। वन में पहुंचकर राजकुमारी बोली, यहाँ कितना मनोरम वातावरण है। अभी कुछ ही पल बीते थे कि वहाँ कुछ लोग आ खड़े हुए। राजकुमारी बोली, कौन हो तुम? चुपचाप हमारे साथ चलो राजकुमारी, वरना हम तुम्हें भी सैनिकों की भांति मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। दुष्ट, छोड़ दे मुझे, बचाओ बचाओ। जितना जी चाहे चिल्ला ले, इस जंगल में तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला। अचानक एक आवाज सुनाई दी, ठहरो। सभी आवाज के दिशा में घूमे तो देखा नकाबपोश डाकू था। उन लोगों में से एक व्यक्ति बोला, पकड़ लो इसे, आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। नकाबपोश बोला, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है कमीनों। आ जाओ, नजर बटुओ, आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और नकाबपोश ने उन सभी लोगों को घायल कर दिया। तभी राजकुमारी बोली, कहीं तुम
वही नकाबपोश डाकू तो नहीं जिसका आतंक पूरे कपिल नगर में फैला हुआ है? हाँ, मैं वही डाकू हूँ। आओ, तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ दूँ। तुम इतने बुरे तो नहीं हो जितना तुम्हारे बारे में बताया जाता है। राजकुमारी, मनुष्य स्वयं बुरा नहीं होता, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा दिल कहता है तुम्हारे डाकू बनने के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तुमने ठीक पहचाना राजकुमारी, मेरे डाकू बनने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, परंतु संक्षेप में तुम बस इतना ही जान लो कि मेरे डाकू बनने का मुख्य कारण तुम्हारे पिता दुर्जन सिंह हैं। राजकुमारी, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है, अब मैं चलता हूँ। और इससे पहले कि राजकुमारी कल्पना कुछ कह पाती, नकाबपोश वहाँ से चला गया। कितना भला था बेचारा, लोग व्यर्थ ही उसे बदनाम करते रहते हैं। दूसरी तरफ सेनापति बोला, कौन था वह जिसने तुम सबकी ये हालत कर दी है? वह वही नकाबपोश डाकू था सरकार, जिसकी वजह से राज्य के सारे सैनिक थर-थर कांपते हैं। हम तो राजकुमारी को पकड़कर आपके बताए स्थान पर ले ही जा रहे थे कि अचानक जाने कहां से वह आ टपका और हमारा ये हाल बनाकर रफू चक्कर हो गया। वह अकेला डाकू तुम सबको चकमा देकर चला गया। धिक्कार है तुम सब पर, चले जाओ यहाँ से। इस राज्य को प्राप्त करने से पहले मुझे उस नकाबपोश डाकू को समाप्त करना होगा, जो राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, वरना वह मेरे राजा बनने के बाद भी मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। वह नकाबपोश डाकू अत्यधिक वीर और फुर्तीला है। उससे निपटने के लिए मुझे भी अपार शक्ति की आवश्यकता होगी और अपार शक्ति के लिए मुझे अपने गुरु से मिलना होगा। और सेनापति अपने गुरु से मिलने के लिए चल पड़ा। जल्दी वह अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम गुरुदेव। आओ रणबीर सिंह, आओ, कहो आज कैसे याद किया अपने गुरु को? गुरुदेव, मैं बहुत संकट में हूँ। अगर आज आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस राज्य का राजा कभी नहीं बन सकता। तुम इस राज्य के राजा अवश्य बनोगे रणवीर सिंह। हम तुम्हारी हर तरह की सहायता करेंगे। कहो क्या कष्ट है तुम्हें? फिर रणबीर सिंह ने अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बता दी, जिसे सुनकर गुरुदेव बोले, ओह, तो तुम नकाबपोश डाकू का अंत करना चाहते हो? जी गुरुदेव, और ऐसा आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। रणवीर, तुम यहीं ठहरो, हम अभी आते हैं। और कुछ देर के पश्चात उसके गुरुदेव वापस आए और बोले, ये हमारे द्वारा बनाया गया एक विशेष युद्ध कवच है। इसे पहनकर युद्ध करने वाला न आज तक हारा है और न हारेगा। इसे ले जाओ और उस डाकू पर विजय प्राप्त करो। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अब मुझे कपिल नगर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमने तुम्हारी हर संभव सहायता की है रणवीर सिंह। कपिल नगर का राजा बनते ही गुरुदेव को मत भूल जाना। आप चिंता ना करें गुरुदेव। जिस दिन मैं कपिल नगर का राजा बन गया, उस दिन से तुम्हें अपने भोजन की तलाश में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। शाबाश रणवीर, शाबाश। जाओ, दुश्मनों का नाश करो और कपिल नगर के राजा बनो। गुरुदेव मन ही मन बोला, राजा दुर्जन सिंह, अब वो दिन दूर नहीं जब मुझे राज्य से निकालने की सजा तुझे मेरा शिष्य देगा। धन्यवाद गुरुदेव। अब इस कवच की सहायता से मैं
उस डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी महल में पहुंचकर सेनापति रणबीर सिंह बोला, महाराज, मैंने अटल निर्णय कर लिया है कि मैं अब उस नकाबपोश डाकू को बंदी बनाकर ही दम लूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है सेनापति, अगर तुम ऐसा कर सको तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें मुंह मांगी वस्तु देंगे। फिर ठीक है महाराज, कुछ ही दिनों में वे नकाबपोश डाकू आपके कदमों के नीचे होगा। मैंने एक ऐसी शानदार योजना बनाई है जो कभी विफल नहीं हो सकती। इधर दूसरी तरफ वह नकाबपोश बोला, इस धन को पूरी बस्ती में बांट दो राघव। कोई घर ऐसा ना हो जिसमें आज चूल्हा ना जले। उस बस्ती के लोग बोले, तुम कितने दयावान हो बेटे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। मेरे लिए तो तुम देवता हो भैया, मैं तो ईश्वर से पहले तुम्हारी पूजा करता हूँ। फिर और कुछ लोग बोले, हमारा आपसे निवेदन है कि आप आज रात यहीं रुककर बस्ती में होने वाले वार्षिक उत्सव का आनंद उठाएं। आज आपको रुकना ही पड़ेगा, वरना हम वार्षिक उत्सव नहीं मनाएंगे। ठीक है भाइयों, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। फिर बस्ती के लोग वार्षिक उत्सव की तैयारी करने में जुट गए, जबकि इधर राजमहल में एक गुप्तचर ने सेनापति को खबर दी, सेनापति जी, वे नकाबपोश डाकू आज आनंद नगर गाँव में ठहरकर वार्षिक उत्सव का आनंद उठा रहा है। सेनापति बोला, आज उसके आनंद का आखिरी दिन होगा। सेनापति ने गुरुदेव द्वारा दिया गया कवच पहना और चल पड़ा नकाबपोश से लड़ने। इधर आनंद नगर में वार्षिक उत्सव चल रहा था। गांव में सेनापति और उसके सैनिक पहुंच जाते हैं। अगले ही क्षण नकाबपोश बोलता है, मैं चलता हूँ दोस्तों। तभी सेनापति बोला, आज तू मेरे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। आज तेरे जीवन का आखिरी दिन है दुष्ट। और अगले दिन राजधानी में तो जैसे तूफान आ गया। लोगों में चर्चा होने लगी, सेनापति ने नकाबपोश डाकू को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो कमाल हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? सुना है सेनापति के गुरु ने उन्हें कोई ऐसा युद्ध कवच दिया था जिससे उसकी शक्ति उस डाकू से चौगुना हो गई। खबर तुरंत ही राजमहल में पहुंची। सेनापति नकाबपोश डाकू को गिरफ्तार करके ला रहे हैं महाराज। सच? आओ सेनापति आओ, सफलतापूर्वक लौटने पर हमारी बधाई स्वीकार करो। सेनापति, हमें राज्य के सबसे बड़े शत्रु का चेहरा तो दिखाइए। अगले ही क्षण, यह देखिए महाराज, अरे यह तो सेनापति रणवीर सिंह हैं। तभी वह दूसरा व्यक्ति बोला, आज वह समय आ गया है महाराज कि जब मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मुझे राजकुमार नरेश कहते हैं महाराज। राजकुमार नरेश, तुम डाकू? मैं डाकू था नहीं पिताजी, मगर उस देवता स्वरूप नकाबपोश डाकू के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए मुझे डाकू बनना पड़ा। उस दिन जब मैं राजमहल छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में मुझे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। जब मैं कराहते हुए मनुष्य के पास पहुंचा तो मैंने देखा वे नकाबपोश डाकू है। तभी उसने कहा, इधर आओ पुत्र नरेश, तुम तो नकाबपोश डाकू हो। हाँ पुत्र, मैं नकाबपोश डाकू हूँ, लेकिन मेरी वास्तविकता जानकर तुम अचंभित रह जाओगे। और जब नकाब हटा तो सचमुच ही मैं उछल पड़ा। वे नकाबपोश डाकू और कोई नहीं बल्कि मेरे चाचा अभय सिंह थे। चाचा जी, आपको तो पिताजी ने 10 वर्ष पहले देश निकाला दे दिया था। फिर आप, ये बहुत लंबी कथा है पुत्र, और
मेरे पास सब कुछ सुनाने का वक्त नहीं है। संक्षेप में तुम इतना जान लो कि भाई साहब ने मुझे प्रजा के हितों का पक्ष लेने पर राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं प्रजा के हितों के लिए ही डाकू बना। आज मेरा अंतिम समय आ गया है पुत्र। अगर तुम्हें प्रजा से जरा भी प्यार है तो मुझे वचन दो, तुम सदा प्रजा के हित के लिए लड़ते रहोगे। अभी मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही चाचा जी के प्राण पखेरु उड़ गए। चाचा जी, मुझे सौगंध है, आज के बाद मैं जीऊंगा तो प्रजा के लिए और मरूंगा तो प्रजा के लिए। फिर मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि नकाबपोश डाकू की मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं नकाबपोश डाकू बन जाऊं तो मेरा कार्य आसान हो सकता है। मुझे सबसे पहले पिताजी के आसपास नियुक्त चापलूसों को खत्म करना होगा। मैं आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की खोज में रहने लगा। तभी मैंने देखा कि सेनापति एक सैनिक से बोल रहे थे, आज राजकुमारी कल्पना शिकार को जा रही है, उसका अपहरण करके उसे हमारे गुप्त महल में पहुंचा दो। फिर मैं राजकुमारी को बचाने के लिए सैनिकों पर टूट पड़ा था। उस दिन जब मैंने सेनापति को इसके दुष्ट गुरु से बातें करते सुना तो मुझे इसकी योजना का पूरा पता चल गया और मैं सोचने लगा अब मुझे इससे सतर्क रहना होगा। और जब ये मुझे पकड़ने पहुंचा तो मैं सोचने लगा इसकी सारी शक्ति इसके कवच में है। अगर मैं किसी तरह इसका कवच उतारने में सफल हो जाऊं तो मैं इस पर विजय पा सकता हूं। फिर मैं उसका कवच उतारने में सफल हो गया और फिर हम दोनों में जो लड़ाई हुई उसमें मैंने सेनापति को संभलने का मौका नहीं दिया। फिर मैं तुरंत ही इसके गुरु के पास पहुंचा और बोला, अगर तूने कोई दुष्टता की तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम लोग इसके गुरुदेव को लेकर जाओ और मैं सेनापति को लेकर राजमहल पहुंचता हूँ। इस तरह आपके दोनों अपराधी आपके सामने हैं पिताजी, जिन्होंने आपकी हत्या करके इस राज्य के स्वामी बनने की सोची थी, जिन्होंने राजकुमारी कल्पना पर बुरी नजर डाली थी। ये आपके वो विश्वास पात्र साथी हैं पिताजी, जिनकी वजह से आपने चाचा जी और फिर मुझे राज्य से निकाल दिया। इन्हीं की वजह से आपने अपने हितैषियों की एक ना सुनी, क्योंकि ये आपको हर समय राग रंग में डुबोए रखते थे। ये आपको सुरा और सुंदरी में इतना डुबोए रखते थे कि आपको इनके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता था। पहले चाचा जी और अब मेरी वजह से ये हमेशा आप पर वार करने से हिचकिचाते रहे, वरना ये तो कभी का आपको समाप्त करके इस राज्य और राजकुमारी कल्पना के स्वामी बन गए होते। अचानक महाराज दुर्जन सिंह तड़प उठे और बोले, बस पुत्र बस, तुमने हमारी आंखें खोल दी है। वास्तव में हम गलत रास्ते पर चल पड़े थे। सचमुच हमें राग रंग के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैं इन चापलूसों और सत्ता के लोभियों के बीच फंस गया था। सचमुच अभय और तुम ना होते तो इन्होंने कब की हमारी हत्या कर दी होती। ले जाओ इन दुष्टों को और मौत के घाट उतार दो। पुत्र, अब इस राज्य का भार तुम संभाल लो। हम अपना बाकी समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहते हैं। इस तरह शायद हमारे द्वारा किए पापों का प्रायश्चित हो सके। राजकुमारी कल्पना अपने भाई नरेश को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, भैया, आखिरकार आपने पिताजी को सही राह पर ला ही दिया। नरेश अब राजा बनकर अपने राज्य को सुचारू ढंग से चलाने लगा और सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।
धन्यवाद।